ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सिया अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। जो लड़की सालों पहले मर चुकी थी उसे देखकर वंशज बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया। वो 1 मिनट भी बिना देरी किए जल्दी से सिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। सिया के पास उपस्थित उसके दोस्त बस दोनों को देखते रह गए। वहीं सिया को बस वंशज की पीठ दिख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये है कौन। इसीलिए सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। वंशज बिना रुके नाइट क्लब के पीछे गार्डन की ओर खींचते हुए लेकर जाता है और झटके से मुड़कर उसके कंधे को पकड़कर कहता है, व्हाट इज दिस? सिया तुम जिंदा हो? सिया अपने कंधे से वंशज के हाथ हटाए पीछे होकर कहती है, ओह माय गॉड वंश, तुम मेरे सामने हो। वैसे ये जिंदा हूँ का क्या मतलब? मैं मरी ही कब थी? वंशज आश्चर्य से सिया को देखता रहता है। सिया कुछ देर तक कुछ सोचती है, फिर अचानक से हंसते हुए कहती है, वेट, ओह तो अब मुझे याद आया, तुम तो अब भी मेरे जाल में फंसे हुए हो। ओह गॉड, ये तो मैं भूल ही चुकी थी। बोलते हुए हंसते हुए इधर से उधर घूमने लगती है। वहीं वंशज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिया किस जाल की बात कर रही थी। सिया एक जगह रुककर हंसते हुए कहती है, सॉरी सॉरी वंश, आई कांट कंट्रोल इट। इतना बोलते ही वो फिर से हंसने लगती है। वंशज को सिया की हंसी से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। काफ़ी देर तक हंसने के बाद सिया मुस्कुराते हुए कहती है, सो मिस्टर वंशज ठाकुर, हाय, कैसे हो? वंशज सिया को मुस्कुराहट देख गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, भाड़ में जाइए तुम्हारा हाय हेलो। ये बताओ, अगर तुम जिंदा थी तो पूरी दुनिया में तुमने मरने की न्यूज़ क्यों फैलाई? सिया फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहती है, चिल वंश। वंशज को सिया की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़कर सिया के कंधे को बहुत ज़ोर से पकड़कर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स तक को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आज रूमा की शादी हो रही है। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो तो मैं कब का उससे अपने दिल की बात कह देता, लेकिन तुम्हारे मरने के गिल्ट में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर सिया के होठों पर एक गहरी मुस्कान छा गई। वो कहती है, यही तो मैं चाहती थी। यू नो वॉट वंश, आई रियली हेट रूमानी सिंघानिया। उसके इतना कहते ही आंखों में एक नफरत सी झलकने लगती है। सिया वंशज को दूर ढकेलकर चिल्लाते हुए कहती है, मैं नफरत करती हूँ उस रूमानी सिंघानिया से। ये सब जो हो रहा है, सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर ली। माई ब्रदर लव्ड रूमानी सिंघानिया, बट उसने मेरे भाई के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे इकलौते भाई, जिसे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वंशज आश्चर्यचकित होकर कहता है, पर तुम तो अनाथ थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड। सिया बीच में ही कहती है, सब मेरा जाल था, मेरी डायरी, मेरी दोस्ती, मेरा तुम्हारे प्यार में पड़ना, इट जस्ट अ ट्रैप। बस अपने बदले के लिए मैंने तुम्हारी रूमा से दोस्ती कर ली, बस। फिर क्या था, वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगी कि उसने अपनी दीदी को ना बताकर मुझे बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। यू नो वॉट, वो तुम्हें बताने भी वाली थी, बट जिस दिन वो तुम्हें प्रपोज करने वाली थी उसी दिन मैंने तुम्हें कर दिया। तुम्हें पता है, जब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो तुम्हारी रूमा का क्या हाल हुआ था? बेचारी चीख चीख कर रो रही थी। उसे तड़पता देख मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। ये सब सुनकर वंशज अंदर तक दर्द से भर उठा। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसकी रूमा तड़प तड़प कर जी रही थी। वंशज का शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और बेंच के सहारे खड़ा रहा। सिया आगे बोली, मैं तो उसे जान से मारने आई थी, लेकिन उसे ऐसे तड़पता देख मुझे समझ आ चुका था कि इंसान को मरने से ज़्यादा उस वक्त बहुत दर्द होता है जब उसका प्यार उससे दूर जाता है। अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि तुम्हें मैं अपने गिल्ट में ऐसा डुबा दूंगी कि तुम रूमा की तो क्या, किसी भी लड़की की फीलिंग नहीं समझ पाओगे। और ऐसा ही हुआ। शायद तुम्हें ये बात ना पता हो कि तुम्हारी रूमा को सब कुछ पता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था। मैं मरी नहीं हूँ, और सबसे ख़ास बात ये कि उसने मुझे चैलेंज किया कि वो तब तक अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएगी जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को उसके सामने नहीं रखोगे। और आज मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी शादी हो रही है। इट मीन्स तुमने आज तक अपने दिल को मेरे मरने के गम में डुबा रखा है। नाइस।
उसके इतना कहते ही वंशज उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू। इधर मुंबई में वहीं दूसरी तरफ बारात चौखट पर आ चुकी थी। सबके स्वागत के लिए सिंघानिया परिवार चौखट पर खड़ा था। अंदर बुलाकर उनको बिठाया जाता है। पीयूष की नज़र बस रूमानी को ढूंढ रही थी। कुछ वक्त में ही पंडित जी दूल्हे को मंडप पर बुलाते हैं। पीयूष मंडप पर बैठे बार बार उसकी नज़र घर की ओर ही जा रही थी। तभी काव्या पंडित जी को एक थाल देती है और पीयूष के कान में धीरे से कहती है, बस कीजिए दूल्हे राजा, आपकी दुल्हन कहीं भागी नहीं है। पीयूष सकपका सा जाता है और तुरंत इधर से उधर देखने लगता है। काव्या मुस्कुराते हुए वहां से हट जाती है। बेंगलोर। वंशज सिया का गला जोरों से दबाए जा रहा था। सिया की सांसें फूलने लगी थी, लेकिन वंशज के गुस्से से खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। सिया की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। वंशज अपने वश में ही नहीं था। तभी उसे कुछ याद आता है। वो धीरे से कहता है, शादी? रूमा की तो अभी शादी। इतना बोलते ही वो सिया को छोड़कर कहता है, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। रूमा, मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलते ही वो सिया को एक नज़र देख भागते हुए वहां से चला जाता है। वहीं सिया अब गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वंशज तेज़ रफ्तार से कार को चलाकर फ़ोन पर ऑर्डर दे रहा था। मुझे अर्जेंटली अभी के अभी मुंबई पहुंचना है। उधर से आवाज़ आती है, अभी की फ़्लाइट है, लेकिन वो अब 1 घंटे बाद ही लैंड करेगी। वंशज एकदम गुस्से में उस पर चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या करोगे। पूरी टिकट्स खरीदो, प्लेन खरीदो या पायलट को ही खरीद लो। मुझे इसी वक्त मुंबई पहुंचना है। उधर से फिर एक बार आवाज़ आती है, ओके सर, लेकिन इससे अच्छा तो आप चॉपर से ही चले जाते। वंशज हाँ में जवाब देता है और कॉल को कट करके ऊपर देख कर कहता है, प्लीज़ कुछ भी हो जाए पर रूमा की शादी ना हो, प्लीज़। इधर मुंबई में काफ़ी इंतज़ार के बाद पंडित के कहने पर रूमानी को बाहर लाया जाता है। रूमानी को देख पीयूष बस उसे देखता ही रह जाता है। रूमानी की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी। दिल में दर्द होने के बावजूद भी उसके होठों पर शर्माहट वाली मुस्कान थी, जिसे वो सबको दिखा रही थी। रूमानी अपने दर्द को छिपाना बहुत अच्छे से जानती थी, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। रूमानी के करीब जाते ही पीयूष अपनी जगह से उठकर मंडप पर रूमानी को लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रूमानी कुछ पल उसके हाथ को देख पीयूष को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पीयूष के हाथों में रख देती है। पीयूष रूमानी को अपने साथ मंडप में बिठाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मन कर रहा है शादी छोड़कर बस आपको ही देखता रहूं। एक बहुत कीमती हीरे से कम नहीं हो आप मेरे लिए। रूमानी नज़रें झुकाए धीरे से मुस्कुरा देती है। तभी पंडित जी की आवाज़ आती है, वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित के कहते साथ ही पीयूष खड़ा होकर रूमानी को खड़ा होने के लिए सहारा देता है। रूमानी पीयूष का हाथ पकड़े खड़ी हो जाती है। दोनों के सामने वरमाला की थाल रखी जाती है। पहले पीयूष वरमाला पहनाता है रूमानी को, फिर रूमानी पहनाती है। रोहान खड़ा होकर मंडप पर हो रही रस्मों को देख ही रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल देखता है तो ये वंशज का था। रोहान तुरंत कॉल रिसीव करके कान पर लगाता है। इधर वंशज हड़बड़ाते हुए कहता है, हेलो हेलो रोहान, प्लीज़ ये शादी मत होने देना, प्लीज़ यार ये शादी मत होने दे। वहीं इधर रोहान को वंशज के कहे शब्द एकदम भी सुनाई नहीं दे रहे थे। रोहान कॉल पर, हेलो हेलो वंश, हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तू कहाँ है, ये आवाज़ कैसी आ रही है। वंशज इस वक्त चौपर में बैठा हुआ था। वहीं वंशज परेशान होकर, हेलो रोहान, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। वहीं रोहान को इधर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक जब कुछ भी सुनाई नहीं देता तो वंशज कॉल कट कर देता है। मंडप में कन्यादान की पूजा के बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पीयूष फेरों के वक्त भी रूमानी का हाथ पकड़े ही रहता है, जिसे देखकर सिंघानिया परिवार के साथ मिश्रा परिवार के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान थी। सातों फेरों के साथ 7 वचन लेते ही दोनों अब फिर एक बार मंडप में बैठ जाते हैं। मायावती अमरजीत के कंधे पर सिर रखे कहती हैं, अमर, आज हमारी बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अमरजीत मायावती के सिर पर हाथ रखे सहलाते हुए पर कुछ नहीं बोलते। मायावती की आंखों में जहाँ खुशी थी तो रूमानी को दूर भेजने के ख्याल से आंखें नम भी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। इतना बोलते हुए एक थाल में मंगलसूत्र को बढ़ा देते हैं। मंगलसूत्र को देख रूमानी के दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। वो खुद को संभाले धीरे से कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज कोई दिल, कोई धड़कन मुझे नहीं रोक सकती। पीयूष मंगलसूत्र को उठाकर आगे बढ़कर रूमानी के गले में पहनाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये एक ऐसा बंधन है जो आपको हमारे रिश्ते से मुझसे हमेशा जोड़े रखेगा।
रूमानी भी एकटक पीयूष की आंखों को देखे जा रही थी। वो पीयूष की आंखों में देखते हुए कहती है, हम कभी भी आपके साथ बंधे इस बंधन को टूटने नहीं देंगे। पीयूष मंगलसूत्र बांधकर मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। उसके बाद पंडित जी की फिर से आवाज़ आती है, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। पीयूष अपने हाथों में सिंदूर लिए रूमानी को देखते हुए कहता है, ये सिंदूर आपकी मांग में सचकर बस आपको मेरी होने का दावा करेगा। आप बस मेरी हैं। ये सिंदूर इस बात की निशानी है। ये कहते हुए पीयूष रूमानी की मांग में सिंदूर भर देता है। रूमानी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू भी बह जाता है। वो आंखें बंद करके ही पीयूष से कहती है, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हुई। मैं हमेशा आपके साथ जोड़कर रखूँ। इस मंगलसूत्र को अपने गले में पहनती रहूँगी और आपके नाम से भरी मांग को हमेशा सिंदूर से भरे रखूँगी। ये सुनते ही पीयूष रूमानी के बहते आंसुओं को पोंछता है और रूमानी के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। उसके ये करते ही रूमानी तुरंत पीयूष को गले लगा लेती है। वहीं पंडित जी आखिर में एक शब्द को कहते हैं, शादी संपन्न हुई। एक एक शब्द वंशज, जो भागते हुए मंडप की ओर आ ही रहा था, उसके कदम एकदम से ठहर गए। रूहान की नज़र भी वंशज पर पड़ती है। वंशज पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, चेहरे पर असहनीय दर्द था और वो बस एकटक मंडप की ओर देख रहा था। पीयूष और रूमानी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद लेने से सबसे पहले अरुणी देवी की ओर बढ़ जाते हैं। अरुणी देवी अपनी जगह से खड़ी होती हैं तो दोनों झुककर अरुणी देवी के पैर छूते हैं। आंखों में हल्की नमी और होठों पर मुस्कुराहट लिए अरुणी देवी रूमानी के गाल पर हाथ रखे कहती हैं, आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। रूमानी एकदम से अरुणी देवी के गले लग जाती है। होनी तो थी अब विदाई की रस्म, तो सभी की आंखें नम सी हो जाती हैं। वहीं रूमानी गले लगकर रोए जा रही थी। पीयूष ने अब भी रूमानी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर वंशज का दिल तड़प उठा। उसे तो जैसे ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वंशज में अब आगे बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। इसीलिए वो अपने टूटे दिल को संभाले अपने कदम को पीछे लेकर जाने लगता है। उसके पीछे होते कदम को देखकर रूहान रूमानी को एक नज़र देखकर वंशज की ओर बढ़ जाता है। वंशज अब मंडप की ओर पीठ करके तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। उसके बढ़ते कदम चलते चलते एक जगह ठहर जाते हैं और वो घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्ला उठता है। उसके दिल का दर्द अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो चीखते हुए रोने लगता है। वंशज बस उन अंधेरों के बीच चीखते हुए रोए जा रहा था। चाहे जो भी हो, मोहब्बत को खोने से बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं हो सकती। ये तकलीफ कुछ पलों की नहीं होती, पूरी जिंदगी भर की होती है। वंशज जब अपने आप को ही थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी? सिर्फ मेरी वजह से रूमा किसी और की हो गई। क्यों तो अपने दिल को समझ नहीं पाया? क्यों उसकी बात नहीं मानी? इतना बोलते ही वो फिर एक बार चीख चीख कर रोने लगता है। इधर रूमानी अमरजीत और मायावती के गले लग फूट फूट कर रो रही थी। मायावती भी उसके संग ही रो रही थी। अमरजीत बस दोनों के गले लगे हुए थे। उनकी आंखें नम थीं पर वो रो नहीं रहे थे। रूमानी को ऐसे देख रूहानी भी तनसज के गले लगकर रो रही थी। तनसज रूहानी की पीठ पर हाथ रखे दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। रूही इस वक्त राखी की गोद में थी। इधर रूमानी और उधर वंशज दोनों अपने दर्दों को बाहर निकाले आंसू बहाए जा रहे थे। दोनों के दर्दों का आभास किसी को नहीं था। जिसे था वो देखने और उन्हें संभालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वंशज अपने अकेले के गम में रोए ही जा रहा था कि रूहान उसे ढूंढते हुए भागकर वहां आता है। वंशज को इतने दर्द में देख रूहान तुरंत उसे संभालने के लिए खुद भी घुटनों के बल बैठकर उसके गले लग जाता है। रूहान वंशज की पीठ को सहलाकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना कि तू तड़प उठेगा, क्यों मेरी बात नहीं मानी? वंशज रूहान को टाइटली पकड़कर कहता है, यार मैं रूमा के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उस सिया की वजह से मैंने रूमा को खो दिया। उसके मासूम चेहरे से हम सब लोग फंस गए। वो मरी नहीं है यार, वो सिया जिंदा है। रूहान वंशज की बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो जल्दी से वंशज से अलग होकर हैरानी से सवाल करता है, क्या सिया जिंदा है? पर यह कैसे हो सकता है? हम सबने तो देखा था, वो तेरे रिजेक्ट करने के बाद कार के साथ खाई में गिर गई थी। वंशज अपने आंसुओं से भरी आंखों से दर्द के साथ कहता है, वो सब आंखों का धोखा था, सब कुछ उसकी चाल थी। तुझे पता है रूमा मुझसे बहुत पहले से प्यार करती थी यार। लेकिन इतना बोलते ही वंशज के शब्द अटक गए और वो जोर जोर से खांसने लगता है।
रूहान वंशज को संभालते हुए पीठ को थपथपाते हुए कहता है, वंश संभाल खुद को। वंशज खांसी रुकते ही बोलता है, मैं नहीं संभाल सकता यार, मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना। रूहान वंशज के चेहरे को पकड़कर, वंश मेरी आंखों में देख। वंशज रूहान की आंखों में देखने लगता है। रूहान वंशज की आंखों में देखते हुए, मैंने कहा था ना तुझे कि तू तड़पेगा, पछताएगा, जीना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे जीना होगा, समझा तू, तुझे जीना होगा। वंशज झटके से रूहान को धक्का देकर उठ जाता है और दूर होते हुए चिल्लाकर कहता है, तू जी सकता है स्वरा के बिना। ये सुनते ही रूहान की मुट्ठी कस जाती है। वंशज खुद के दर्दों को बाहर निकाल कर कहता है, ना तू जी सकता है स्वरा के बिना, ना मैं रूमा के बिना जी सकता हूँ, समझा तू, मैं नहीं जी सकता उसके बिना। इतना बोलते ही वंशज अपने आंसुओं को पोंछकर रूहान को पीट करके जाने लगता है कि तभी रूहान अचानक से कहता है, तुझे रूमा की कसम है वंश, तू खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही वंशज कुछ पल तक रुका, फिर अचानक से तेज कदमों से होते हुए वहां से चला जाता है। रूहान वंशज को देखते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था वंश, तू जी नहीं पाएगा, पर तुझे जीना तो पड़ेगा। कुछ देर बाद रूहान गार्डन में पहुंचता है। रूमानी सबसे अब भी गले लग रही थी। रूहान सबके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। रूमानी सबसे गले लग रूहान से भी गले लग जाती है। रूहान रूमानी के बालों को सहलाकर कहता है, हमेशा खुश रहना। रूमानी रूहान के गले लगी बस रोती रहती है। अब माहौल थोड़ा शांत सा हो जाता है। रूमानी को पीयूष की दुल्हन की तरह सजाई कार में बिठाया जाता है। उसके बैठते ही मायावती पीयूष के हाथ को पकड़कर कहती हैं, बेटा प्लीज़ रूमा की आंखों में आंसू बहने मत दीजिएगा। पीयूष यकीन दिलाते हुए कहता है, माँ फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे बेटा कहा है, अपने बेटे पर यकीन रखिए, मैं उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। ये सुनकर जैसे मायावती के दिल को तसल्ली सी मिलती है। पीयूष भी अब कार में बैठ जाता है। रूमानी अब भी सिर झुकाए हुए रो रही थी। पीयूष रूमानी के हाथ को पकड़ लेता है तो रूमानी सिर उठाकर पीयूष को देखती है। पीयूष रूमानी की आंखों में देखते हुए कहता है, ये आंसू बस आज तक, फिर मैं आपको कभी रोने की इजाज़त नहीं दूंगा। रूमानी चुपचाप सिर झुका लेती है। कुछ ही पलों में कार वहाँ से निकल जाती है। रूमानी अब बिल्कुल चुप हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसका सिर झुकाए हुए थी। पीयूष पीछे से एक गिफ्ट निकालकर रूमानी को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी को तोहफा, मैंने इसे खुद बनाया है। रूमानी कुछ देर तक पीयूष के हाथ में पकड़े गिफ्ट को देखती है, फिर ले लेती है। रूमानी गिफ्ट को बस पकड़े रहती है तो पीयूष उसे खोलकर देखिए ना। रूमानी ये सुनते ही गिफ्ट को खोलती है। खोलकर देखती है तो ये एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें पूरा सिंघानिया परिवार था। वो फ्रेम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। रूमानी फ्रेम पर अपने हाथ को फेरती है, फिर पीयूष को देखते हुए धीरे से कहती है, थैंक यू। पीयूष बस मुस्कुरा देता है। सिंघानिया विला में काव्या कमरे में आकर देखती है, झूले पर अव्यान और आव्या सो चुके थे। वहीं आदित्य भी बेड पर लेटा हुआ था। काव्या आदित्य को बहुत देर से खोज रही थी, लेकिन उसे मिल ही नहीं रही थी। काव्या आदित्य के पास बैठकर उसे उठाने के लिए कंधे को पकड़कर आवाज़ देती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य को छूते ही उसे कुछ एहसास होता है। काव्या जल्दी से आदित्य के सिर पर हाथ रखती है, फिर एकदम से अपने हाथ हटा लेती है। आदित्य का शरीर आग की तरह तप रहा था। काव्या खुद में ही कहती है, इन्हें तो इतना तेज़ बुखार है, फिर भी इन्होंने मुझे बताया तक नहीं। इतना बोलते ही वो फिर एक बार आदित्य को आवाज़ देती है, लेकिन आदित्य अब भी कुछ नहीं बोलता। काव्या जल्दी से सौरभ को कॉल करके बुलाती है। सौरभ आदित्य को चेक करके उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, फिर कहता है, चिंता की बात नहीं है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आप आदि को दे दीजिएगा। काव्या आदित्य को एक नज़र देख हाँ में सिर हिला देती है। सौरभ के जाते ही काव्या बैठकर आदित्य के सिर पर गीले कपड़े से पट्टी करने लगती है। मायावती एकटक पूरे विला को देख रही थी। रूमानी की बचपन से अब तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने दिख रही थी। मायावती अब रूमानी के कमरे में जाती है जो बिल्कुल खाली था। वो रूमानी की एक एक चीज़ों को छूते हुए देख रही थी, तभी अचानक रूमानी की फ़ोटो दीवार से नीचे गिर जाती है। मायावती फ़ोटो को उठाने लगती है कि तभी उनके हाथ में कांच घुस जाता है, जिससे खून बहते हुए रूमानी के टूटे फ्रेम पर गिरने लगती है। मायावती परेशानी भरे स्वर में कहती हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी तेज़ हवा के साथ ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है। मायावती ये सब देखकर घबरा सी जाती हैं। उसी वक्त अमरजीत रूमानी के कमरे में आते हैं। मायावती के हाथ से बहते खून को देख वो तुरंत उसके पास बैठ फिक्र से कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने मायावी। मायावती घबराते हुए अमरजीत से कहती हैं, अमर हमें बहुत बेचैनी हो रही है। रूमा ठीक तो है ना, मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी है। अमरजीत
ये आप क्या बोले जा रही हैं? रूमा बिल्कुल ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए। अचानक ऐसे बेटी के जाने से शायद आपको बेचैनी हो रही होगी। मायावती जल्दी से सिर हिलाए कहती हैं, नहीं अमर, कुछ तो है, आप प्लीज़ रूमा को कॉल कीजिए ना। मायावती की जिद करने पर अमरजीत रूमानी को कॉल करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक रिंग होने के बावजूद वो कॉल रिसीव नहीं करती। मायावती हड़बड़ाते हुए कहती हैं, पीयूष, आप पीयूष को कॉल ट्राई कीजिए। अमरजीत अब पीयूष को कॉल करते हैं, लेकिन वो भी कॉल रिसीव नहीं करता। अमरजीत अब पीयूष के पापा को कॉल करते हैं। कुछ ही वक्त में उधर से कॉल रिसीव होता है। अमरजीत कॉल पर, हमें माफ़ कीजिएगा, वो मौसम इतना ख़राब है तो हम पूछना चाह रहे थे कि क्या बच्चे घर पहुंच गए। हम उन्हें कॉल कर रहे हैं पर रिसीव ही नहीं कर रहे। उधर से पीयूष के पापा कहते हैं, जी अब तक तो नहीं, मौसम ख़राब होने की वजह से शायद कहीं रुक गए होंगे, उनके पहुंचते ही हम आपको बता देंगे। ये सुनते ही अमरजीत कहते हैं, जी शुक्रिया। मायावती उधर की बात सुनकर बिल्कुल चुप होती हैं, लेकिन बेचैनी अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इधर वंशज एक अनजान सी रोड पर बैठा बारिश में भीगे जा रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और उसमें रूमानी की फ़ोटो को वो बस एक टक देखे जा रहा था। उसके कानों पर बस रूमानी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यही एक रूमानी का सवाल बस वंशज के कान में गूंजे जा रहा था। उसे किसी की खबर नहीं थी, ना इस जगह की, ना बारिश की बूंदों की। वंशज वैसा ही भीगता हुआ कब अपनी आंखें बंद कर लेता है उसे ये तक पता नहीं चलता। सुबह के करीब 10 बजे वंशज की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो आंखें खोल आसपास देखता है तो उसे अपनी कार साइड में खड़ी दिखती है। इसके अलावा इस रोड पर बहुत कम ही गाड़ियां चल रही थी। वंशज फ़ोन को खोले देखता है तो अब तक उसके फ़ोन पर रूमानी की फ़ोटो दिख रही थी। वंशज फ़ोटो को अपने होठों से चूम लेता है और फिर फ़ोन चेक करके पाता है कि उसमें तंशज, राखी और आखिर में रूहान की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थे। वंशज सीधे रूहान को कॉल करता है। रूहान कॉल रिसीव कर उधर से कुछ बोलता है तो रूहान की बात सुन वंशज के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरानी और घबराते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, व्हाट? हॉस्पिटल। वंशज भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वंशज एक कमरे के बाहर खड़ा पूरा सिंघानिया परिवार को देख पा रहा था। मायावती अमरजीत के गले लगकर रो रही थी और सभी बाहर खड़े होकर कमरे के दरवाजे को देख रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वंशज भी उस ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही डॉक्टर कहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब शायद ही कभी वो चल पाएंगी। ये सुनते ही मायावती फिर एक बार रोते हुए अमरजीत के गले लग जाती हैं। वंशज कमरे की ओर देखता है जहां बेड पर रूमानी बेसुध सी बैठी हुई थी। रूहान ने बस इतना कहकर वंशज को बुलाया था कि रूमानी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो जल्दी आ जाए। वंशज अपने सवालों में घिरा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी रूहान वंशज का हाथ पकड़े वहां से हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। वंशज सवालिया नज़रों से देखकर, क्या हुआ है? रूहान वंशज को देखकर बोलता है, कल जब पीयूष और रूमा जा रहे थे तो उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वंशज काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देखता है। रूमानी बेड पर बैठी एकटक सामने देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बस उस वक्त का नज़ारा छाया जा रहा था। कार में पीयूष बैठा हुआ था और रूमानी बिल्कुल चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी थी। पीयूष रूमानी से कहता है, आपको पता है यानी मेरे मम्मी पापा बचपन में ही छोड़कर चले गए। चाचा चाची ने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके रहते मुझे अपने माँ पापा की कमी महसूस नहीं हुई, इसीलिए मैं उन्हें ही माँ पापा बोलता हूँ। मेरी छोटी बहन भी है, लेकिन वो पापा से बहुत अटैच रहती थी, इसीलिए उनके जाने के बाद वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो तो अपने बाकी के रिश्तों को ज़्यादा नहीं मानती, बस पापा को ही मानती है। मुझसे मिलने भी बहुत कम आती है। 2 साल हो गए वो हमसे मिलने नहीं आई, लेकिन देखना जब वो आपसे मिलेगी तो उसे बार बार यहाँ आने का मन करेगा। पीयूष बोले जा रहा था और रूमानी बिल्कुल शांति से बैठी थी। रूमानी को बिल्कुल चुप देखकर पीयूष कहता है, अनी आप इस शादी से खुश तो हैं ना? पीयूष के ये पूछने पर भी रूमानी कुछ नहीं कहती। पीयूष आगे कहता है, हमें पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं आप पर इस रिश्ते को थोपना नहीं चाहता। कोई भी रिश्ता तभी बनता है जब उसे दिल से निभाया जाता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप हमारे रिश्ते को दिल से मानती हैं? रूमानी अब भी कुछ नहीं कहती तो पीयूष रूमानी की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है। पीयूष के ऐसा करते ही रूमानी, जो कब से सिर झुकाए आंसू बहा रही थी, वो रोते हुए कहती है, मैं वंश के बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर पीयूष को झटका सा लगता है। वो तुरंत रूमानी की चिन को छोड़ देता है। रूमानी फिर एक बार रोते हुए कहती है,
मैं वंश से बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलते ही रूमानी सिसक सिसक कर रोने लगती है। रूमानी की बातों को सुन और उसके आंसुओं को देख पीयूष को दुख होने लगता है। वो कुछ बोलता, तभी अचानक एक ट्रक आकर कार को जोर से टक्कर मार देता है। रूमानी ये सब सोच ही रही थी कि मायावती अंदर आकर रूमानी के पास बैठ जाती हैं। उनके बैठते ही रूमानी पूछती है, माँ, पीयूष कहाँ है? वो भी तो मेरे साथ ही थे, वो ठीक तो है ना? मायावती चुपचाप रूमानी को देखती रहती हैं। मायावती को ऐसे चुप देखकर रूमानी को अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। काफ़ी देर बाद मायावती कहती हैं, आईसीयू में है, सिर पर चोट गहरी लगने की वजह से उन्हें अभी तक होश नहीं आया। सिंघानिया परिवार में। काव्या रूमानी की हालत को देखकर वापस घर आ जाती है, क्योंकि अब तक आदित्य की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। अव्यान और आव्या को प्रीत और स्वरा देख रहे थे। दोनों पहले ही हॉस्पिटल जाकर आ चुके थे। उसके बाद ही काव्या गई थी। काव्या कमरे में जाकर फिर एक बार आदित्य के सिर पर हाथ रखती है तो पाती है कि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसका शरीर अब भी आग की तरह तप रहा था। काव्या परेशान सी आदित्य के गालों पर हाथ रखे बुलाने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य अपनी आंखें खोलता है और सिर पकड़े बेड पर बैठ जाता है। फिर वो काव्या को देखता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसे देख रही थी। आदित्य काव्या को परेशान देखकर कहता है, वाइफी। काव्या जल्दी से उससे कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको इतना तेज़ बुखार है, आपका बुखार कम ही नहीं हो रहा। आदित्य अपने सिर को दबाए दर्द से कहता है, वाइफी, सब कुछ ठीक है ना? मुझे लगता है ये बुखार नॉर्मल नहीं है, किसी ने कुछ दिया है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। उसके इतना कहते ही सौरभ अंदर आते हुए कहता है, सच कहा तूने, तुझे किसी ने ऐसी दवाई दी है जिससे तू बिस्तर से उठ ही ना सके। दोनों अब सौरभ को देखते हैं तो सौरभ कहता है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, बिना एंटीडोट के तू ठीक नहीं हो सकता। मैंने एंटीडोट मंगवाई है, शाम तक आ जाएगी। काव्या सवालों से घिरी हुई कहती है, लेकिन ये सब किसने किया? वहाँ रूमा का एक्सीडेंट। ये सुनते ही आदित्य तुरंत बोलता है, एक्सीडेंट? काव्या आदित्य को देखती है, फिर सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर आदित्य तुरंत अपने फ़ोन को उठा लेता है, लेकिन दर्द की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। काव्या तुरंत उससे फ़ोन छीनकर कहती है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्रुव पता लगा रहे हैं, आप बस रेस्ट कीजिए। आदित्य थोड़े गुस्से में कहता है, रेस्ट करूं? इतना कुछ हो गया और मैं रेस्ट करूं? बोलते बोलते आदित्य के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। वो दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है। काव्या आदित्य के सिर को सहलाते हुए डांटने लगती है, मैंने कहा था ना कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप चुपचाप रेस्ट कीजिए। आदित्य झटके से काव्या के हाथ को हटाकर उठते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलते ही आदित्य उठकर खड़ा होता है, लेकिन लड़खड़ा कर फिर एक बार बेड पर गिर जाता है। वो सिर को पकड़े गुस्से से बोलता है, व्हाट द हेल। सौरभ आदित्य को समझाते हुए, भाभी सही बोल रही हैं यार, तुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तू चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। आदित्य काफ़ी देर तक बैठा रहता है, फिर हार मानकर लेट जाता है। सौरभ काव्या को देखकर, भाभी आप आदित्य के पास ही रहिए। काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो सौरभ वहाँ से चला जाता है। काव्या आदित्य के सिर को सहलाते हुए कहती है, आप मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते, बस हर वक्त अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। आदित्य काव्या को देखता है, फिर झूले की तरफ नज़र डालकर पूछता है, अयान और रैबिट कहाँ हैं? काव्या भी झूले की ओर देखकर जवाब देती है, मैं हॉस्पिटल गई तो प्रीत और स्वरा ने कहा कि वो दोनों देख लेंगी, अब भी दोनों उनके साथ खेल रहे हैं, इसीलिए मैं लेकर नहीं आई। ये सुनकर आदित्य काव्या को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं काव्या अब आदित्य के सिर को सहलाए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी। एंटीडोट के असर से आदित्य की आज जाकर आंखें खुली थी। आंखें खुलते ही आदित्य की नज़र सबसे पहले काव्या पर जाती है। वो काव्या को सोते देख उठकर उसके माथे को चूम लेता है और झूले की ओर जाकर बारी बारी से अव्यान और आव्या के माथे पर किस करता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। आदित्य रेडी होकर सीधे कमरे से निकल जाता है। इधर एक कमरे में एक आदमी और औरत को बांध कर रखा गया था। ध्रुव चेयर पर बैठा दोनों को अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। उन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड को ध्रुव इशारा करता है तो वो दोनों की आंखों से पट्टी हटा देते हैं। ये दोनों और कोई नहीं, पीयूष के चाचा चाची थे, जिन्हें वो माँ बाप का दर्जा देता था। ध्रुव को देखते ही दोनों के चेहरे पर हल्के डर के भाव दिखने लगते हैं। ध्रुव सामने गन रखकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, सारी सच्चाई तो अब बाहर आ चुकी है, तो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो, वरना मुझे अपना माफिया अवतार दिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए ध्रुव उबासी लेता है और कहता है, साला रात भर सोने तक नहीं दिया, अब बक जल्दी। ये बोलकर ध्रुव तुरंत गन उठाकर पीयूष की चाची पर पॉइंट करता है। पीयूष के चाचा हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ।
ध्रुव गन टेबल पर रखकर उसे देखने लगता है। पीयूष के चाचा बोलना शुरू करते हैं, हम दोनों भाइयों में पापा ने जायदाद तो समान भागों में बांट दी, लेकिन मेरे बड़े भाई पीयूष के पापा सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। इस वजह से पापा ने पूरा मिश्रा कंपनी भाई के नाम कर दी। इस बात के गुस्से ने मुझे उसे मारने पर मजबूर कर दिया। उनके मरते ही हमने पीयूष और नैना को गोद ले लिया, लेकिन नैना हमसे ना बात करती थी और ना ही हमें एक नज़र देखती थी। वो हम लोगों से दूर रहने चली गई। प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों में बराबर का था, जिससे हमें किसी भी हालत में उसे यहाँ लाना था। इसीलिए मैंने उसे ड्रग्स देकर एक अनजान आदमी को उसके साथ सोने के लिए भेज दिया, ताकि वो टूटकर बिखर जाए और यहाँ वापस आकर हमारे गले लगकर रोने लगे और हम अपना झूठा प्यार दिखा सकें। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। नैना गलती से दूसरे कमरे में चली गई। आज तक उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ गई। वहीं इधर अचानक पीयूष ने भी रूमानी सिंघानिया को कहीं देखा और पसंद कर लिया। उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। हम मना करते तो पीयूष को हमारे झूठे प्यार पर शक हो जाता, इसीलिए हमने रिश्ता तय कर दिया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि सिंघानिया परिवार कितना खतरनाक है। इसीलिए हमने पीयूष से सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करवाकर उसे मारने का सोचा। उसके लिए हमें सिंघानिया के बॉडीगार्ड को पीछे हटाना था, तो हमने आदित्य सिंघानिया के जूस में दवा मिला दी ताकि वो कुछ न कर सके। उधर पीयूष मरता और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते। उसके बाद तो हमें पकड़ना मुश्किल था, पर हमें नहीं पता था कि तुम भी सिंघानिया के रक्षक हो। इतना बोलते ही वो चुप हो गया। ध्रुव कुछ देर दोनों को देखता है, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे हंसते देख दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ध्रुव की हंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। वो वैसे ही कहता है कि ये प्रॉपर्टी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। कोई माँ बाप बनकर झूठा प्यार दिखाता है, कोई बड़ा भाई बनकर झूठा प्यार दिखाता है। बस पैसे के भूखे हो सब। इतना पैसा लेकर करोगे क्या? बोलते बोलते ध्रुव की हंसी एकदम से रुक जाती है। ध्रुव को अपने और रुद्रांश के बचपन की यादें याद आने लगती हैं। ध्रुव अपने भाई के प्यार में गुम ही था कि अचानक कमरे का माहौल गर्म सा होने लगता है। ध्रुव अपने ख्यालों से निकलकर बिना पीछे देखकर कहता है, आदित्य अब तुम ही कुछ करो इन पैसों से भूखे इंसानों का। मैं तो चला सोने। रात भर बहुत परेशान किया इन लोगों ने। पूरी प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से भागने की। ध्रुव चेयर से उठकर पीछे मुड़ता है। आदित्य का चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। ध्रुव अब वहाँ से चलते हुए निकल जाता है। उसके जाते ही आदित्य आगे बढ़कर टेबल पर पैर रखे दोनों को देखता है। इधर हॉस्पिटल में पीयूष रूमानी के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के बाहर वंशज को खड़ा देखकर पीयूष काफ़ी देर तक उसे देखता है, फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो रूमानी के पास सभी सिंघानिया परिवार था। पीयूष के आते ही मायावती जो स्टूल पर बैठी थी वो हट जाती हैं। पीयूष स्टूल पर जाकर बैठ जाता है, रूमानी का हाथ पकड़ लेता है। रूमानी उसे देखने लगती है। वहीं वंशज ये देखकर वहाँ से चला जाता है। पीयूष रूमानी को देखकर कहता है, दिल में जब कोई और रहे और रिश्ता किसी और से बंधे तो इस रिश्ते में तीनों ही खुश नहीं रह सकते, ना आप, ना मैं और ना। इतना बोलते ही पीयूष रुक जाता है। रूमानी एकटक बस पीयूष को देखती रहती है। पीयूष रूमानी के हाथों को सहलाकर कहता है, कुछ महीने पहले मैंने आपको एक आइसक्रीम पार्लर में देखा था, तो बस आपसे शादी करना चाहता था। मैंने कर भी ली, लेकिन आपकी खुशी मेरे साथ नहीं है और मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। आपको शादी से पहले ही बताना चाहिए था कि आप वंशज ठाकुर से प्यार करती हैं, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो ये रिश्ता अब मैं और नहीं रखूँगा। पीयूष की बात सुन सभी हैरानी से रूमानी को देखते हैं। पीयूष रूमानी का हाथ छोड़कर सिंघानिया परिवार की ओर देखते हुए कहता है, आपकी बेटी को मैं खुश नहीं रख सकता क्योंकि मैं उनकी खुशी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बोल पीयूष रूमानी को देखते हुए उसके मंगलसूत्र को तोड़ देता है। रूमानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूमानी की मांग में हल्की हल्की सिंदूर भी दिख रही थी, वो भी पीयूष अपने हाथों से हटा देता है। ये सब देखकर सभी और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पीयूष आखिर में रूमानी को देखकर कहता है, हमारे बीच अब सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है। कुछ वक्त बाद पीयूष वहाँ से चला जाता है। अरुणी देवी रूमानी को देखकर कहती हैं, रूमा अगर आप वंश से प्यार करती हैं तो हमें पहले ही बता देना चाहिए था, हम उनसे ही आपकी शादी करवा देते। रूमानी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है। चाहे जो भी था, रूमानी ने भी गलती कर दी थी इस शादी को अपनाकर। पहले तो उसे लगा कि वो वंशज के बगैर रह लेगी, लेकिन जैसे जैसे कार चलती गई उसका दिल उसे ये करने से मना कर रहा था। बाद में उसे समझ आया कि वो सच में वंशज के बिना नहीं रह सकती।
वहीं वंशज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा सामने की ओर देखे जा रहा था। तभी पीयूष वंशज के कंधे पर हाथ रखता है। वंशज मुड़कर देखता है। पीयूष को सामने देखकर वंशज थोड़ा हैरान हो जाता है। पीयूष वंशज के कंधे को थपथपाकर कहता है, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी बेवकूफ़ों जैसा काम करते हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दिमाग से बिजनेस किया जाता है और दिल से रिश्ते बनाए जाते हैं? दिल के काम में दिमाग लगाओगे तो दर्द, तकलीफ और रोने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। वंशज चुपचाप पीयूष को देखता रहता है। पीयूष वंशज की आंखों में देखकर कहता है, वो बस तुम्हारी है, तुम्हारे बिना वो नहीं रह सकती। तो अब जाओ और तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें बात करके दूर कर। इतना बोलकर पीयूष फिर एक बार वंशज को थपथपाता है और जाने लगता है। तभी वंशज तुरंत कहता है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे साथ तो रूमा का रिश्ता बन चुका है। पीयूष मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, रिश्ता बन चुका था लेकिन अब नहीं रहा, सिवाय दोस्ती के। और रही बात कि मेरा क्या होगा, तो जैसे तुम्हारे बिना रूमानी सिंघानिया नहीं रह सकती, वैसे ही कोई है जो मेरे बिना नहीं जी सकती, लेकिन आज तक मैं उसे समझ नहीं पाया। पीयूष की बात को समझ वंशज मुस्कुरा देता है और कहता है, ऑल द बेस्ट। पीयूष मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। रूमानी चुपचाप बैठी थी, सभी उसके साथ ही थे, लेकिन वंशज को अंदर आता देख सब बाहर चले जाते हैं। वंशज रूमानी के पास आकर बैठ जाता है। रूमानी अब तक चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। वंशज थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, बचपन में तुम्हारी लॉलीपॉप चुराई थी तो तुमने सबसे शिकायत करके बहुत रोई थी, और आज जब मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या तुम्हारे लिए दिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉलीपॉप है? रूमानी सिर झुकाए ही कहती है, तुम्हारे दिल चुराने पर भी मैं बहुत रोई थी और आज तक रोती ही आ रही हूँ, पर शिकायत नहीं की, क्योंकि अगर मुझे डांट या मार पड़ती तो मुझे ही दर्द होता। रूमानी के ये बोलते ही वंशज बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर धीरे से रूमानी का हाथ पकड़े अपने दोनों हाथों में भरता है। वंशज के ये करते ही रूमानी सिहर उठती है। रूमानी सिर उठाकर वंशज को देखती है। वंशज रूमानी की आंखों में देखकर कहता है, तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। मिस रूमानी सिंघानिया, तुमने मेरा दिल चुरा लिया और मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकता हूँ, ताकि तुम्हें ये सज़ा मिल जाए कि तुम हमेशा ठाकुर विला की सलाखों में कैद रहो। रूमानी हल्का मुस्कुराई और आंसू बहाए कहती है, तो कर दो कंप्लेंट, मैं तो कब से इन सलाखों में कैद होने के लिए तैयार हूँ। वंशज एकटक बस रूमानी को देखता रहता है। फिर रूमानी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, बस आज फिर तुम मेरी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। इतना बोल वंशज अपने सिर से रूमानी के सिर को जोड़ देता है। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थीं और सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। रूमानी आंखें बंद हुए ही कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी, कहीं तुम मुझे लंगड़ी बोलकर छोड़ तो नहीं दोगे? ये सुनकर वंशज रूमानी को झटके से गले लगा लेता है। वंशज के ये करते ही रूमानी रोने लगती है। वंशज रूमानी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम अंधी, बहरी, गूंगी भी हो जाओगी तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रूमानी रोते हुए ही कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। वंशज और कसकर गले लगाए कहता है, मैं खुद बना लूँगा। रूमानी फिर से कहती है, जब तुम ऑफिस के लिए रेडी होगे तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं निकाल पाऊंगी और ना तुम्हें बाय करने के लिए बाहर जा पाऊंगी। वंशज फिर एक बार जवाब देता है, मैं खुद कपड़े निकाल लूँगा और कमरे के अंदर से ही बाय बोल लूँगा। ये सुनकर रूमानी रोते हुए कहती है, तुम्हें मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा वंश? मैंने शादी के आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। तुमने अगर बस एक बार कहा होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं। इतना बोलते बोलते रूमानी रुक जाती है, क्योंकि उसके निकलते शब्दों को रोकने के लिए वंशज ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। वंशज अब रूमानी के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ बहुत करीब चला जाता है और कहता है, सच कहूँ तो बहुत बड़ा इडियट और गधा हूँ मैं, जो मैं तुम्हें ना समझ पाया। ये सोच लिया कि जी लूँगा तुम्हारे बिना, पर नहीं जी सकता रूमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रूमानी अपनी मासूम भरी आंखों से वंशज को देखने लगती है। अब दोनों के बीच एकदम से शांति छा जाती है। वंशज शांति से रूमानी की आंसुओं को पोंछकर झुककर उसके माथे को चूम लेता है। फिर बारी बारी से उसके गालों को चूम लेता है। रूमानी के आंसू फिर एक बार बह जाते हैं। वंशज उसकी आंखों में एकटक देखते हुए उसकी आंखों की ओर बढ़ने लगता है तो रूमानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके ये करते ही उसके रुके हुए आंसू बाहर निकलकर बह जाते हैं। वंशज रूमानी की दोनों पलकों को बारी बारी से चूम लेता है। वंशज अब फिर एक बार रूमानी को गले लगाकर कहता है, आई एम रियली सॉरी। उधर पीयूष की कार एक हॉस्पिटल में रुकती है।
पीयूष कार से निकलकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। चलते चलते वो एक कमरे के बाहर रुक जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट खड़ा था। पीयूष उसे देखकर पूछता है, कब हुआ ये सब? असिस्टेंट तुरंत बोलता है, सर जब मैं एक फ़ाइल लेने के लिए उनके घर गया था तो ये मुझे बेड के नीचे बैठी मिली। इनके चारों तरफ आपकी ही तस्वीर थी। उसके एक हाथ में ब्लेड था, दूसरे हाथ से खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी से हॉस्पिटल ले आया और सबसे पहले आपको कॉल किया। डॉक्टर ने कहा है कि अगर थोड़ा और अंदर कट जाता तो वो मर। उसके इतना बोलते ही पीयूष हाथ दिखा देता है। पीयूष गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। अंदर आते ही उसकी धड़कन ज़ोरों से धड़क उठती है। पीयूष सामने देखता है जहाँ एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी, ऐसे जैसे वो किसी गम में बुरी तरह से डूबी हो। उसके लेफ्ट हैंड में पट्टी बंधी थी। पीयूष आगे बढ़कर स्टूल पर बैठ जाता है और गौर से उस लड़की को देखने लगता है। काफ़ी देर बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही वो लड़की पीयूष को देखती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। पीयूष उस लड़की की आंखों में देखकर कहता है, ये सब क्या है सौम्या? सौम्या ये सुनते ही रोने लगती है। रोते हुए ही कहती है, सर मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप किसी और के हो गए तो मैं जीकर क्या करूँगी? गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ उन्हें मुझसे छीन लेते हैं। पहले पापा और फिर अब आप। पीयूष तुरंत बेड पर बैठकर सौम्या को गले लगाकर कहता है, किसने कहा कि गॉड ने तुमसे मुझे छीन लिया? देखो, गॉड ने मुझे तुम्हारे प्यार को ना समझने के लिए पनिशमेंट दी है। ये बोलते हुए पीयूष सौम्या को अपने सिर पर लगी पट्टी को दिखाता है। सौम्या तुरंत पट्टी को छूती है तो पीयूष के मुंह से आह निकल जाती है। सौम्या घबराते हुए जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी सर, आई एम सॉरी। पीयूष सौम्या की हरकत से मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा बताओ, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में बात की? सौम्या कहती है, जब से आपकी पीए बनी हूँ तब से मैं माँ को आपके बारे में बताती आई हूँ। पीयूष सौम्या के हाथ को पकड़े उसकी आंखों में देखकर कहता है, ठीक है, फिर तो उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सौम्या बिना समझे हाँ बोलती है। फिर जब वो पीयूष की बातों को गौर करती है तो वो हैरानी से कहती है, शादी? तो क्या आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं? पीयूष जल्दी से बोलता है, हाँ, क्योंकि एक शादी के बाद दूसरी शादी करना तो गुनाह है ना, तो इसीलिए मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर सौम्या जल्दी से पीयूष से दूर होकर कहती है, नहीं सर, हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। पीयूष के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो सौम्या को देखता रहता है जो अब सिर झुकाए बैठी थी। पीयूष अब बेड पर लेटकर सौम्या की गोद में सिर रखकर, पर मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। वो सौम्या को देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीयूष जल्दी से उसकी गोद में बैठकर उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। जिससे मैंने शादी की वो किसी और से प्यार करती है, जैसे तुम मुझसे करती हो। अब बताओ, तो क्या मेरा उसके साथ रहना सही है? सौम्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है। सिर हिलाते हुए भी सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पीयूष बेड से उठकर कहता है, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम रोए जा रही हो। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। पीयूष बस एक कदम बढ़ाता है कि सौम्या तुरंत पीयूष का हाथ पकड़ लेती है। पीयूष पलटता है तो सौम्या तुरंत उठकर पीयूष के गले लगकर रोते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मुझे छोड़कर मत जाइए। पीयूष अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र को निकालकर देखता है, फिर डस्टबिन में फेंककर अपने दोनों हाथों को सौम्या की पीठ पर रखकर उसे कसकर गले लगाए कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। टू बी कंटिन्यूड।